हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए केमिस्ट्री का नेक्स्ट वीडियो पार्ट 6 झाम बाबा AIT चैनल पर लेकर उपस्थित हो रहे हैं, जिसमें हम आपको NCERT बेस्ड टॉपिक सॉल्यूशन की 6वें पार्ट की वीडियो प्रोवाइड करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको समपराशरी, समदाबी, अतिपराशरी, विलयन, परासरण दाब और परासरण दाब के निर्धारण की विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले की वीडियो में आपने परासरण और परासरण के दाब के बारे में पढ़ा है। परासरण में हमने आपको बताया था कि यदि शुद्ध विलायक से जो है विलयन की तरफ स्वतः प्रवाह होता है तो उसी को हम परासरण कहते हैं। इस टॉपिक में हम आपको झाम बाबा AIT चैनल के विलयन लेसन के पार्ट 6 में आपको परासरण दाब के निर्धारण और परासरण दाब के बारे में बताएंगे, और उसे जानने से पहले आपको समपराशरी विलयन, समदाबी विलयन के बारे में अध्ययन करना होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं समपराशरी विलयन किसे कहते हैं। समान ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं उसे हम समपराशरी विलयन कहते हैं। अभी हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे तो आपको डिटेल में जो है चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो समपराशरी विलयन किसे कहते हैं कि समान ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं उन्हें समपराशरी विलयन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर ये मान लीजिए कोई भी सेल है या कुछ भी है, जैसे आपके बॉडी में सेल्स होती हैं, उन सेल्स के आधार पर आप समझ सकते हैं कि अगर बाहर का जो सोल्यूशन है उसका जो कंसंट्रेशन है, उसकी जो सांद्रता है, और अंदर के सोल्यूशन की सांद्रता दोनों सेम है तो इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका जो है परासरण दाब क्या होगा, समान होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है समदाबी विलयन। समदाबी विलयन उसे कहते हैं जो समान ताप पर जिन विलयनों के बाह्य दाब समान हो, जिन विलयनों के बाह्य दाब समान हो उसे हम समदाबी विलयन कहते हैं। एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो ये समपराशरी विलयन होता है और समदाबी विलयन होता है, दोनों एक ही प्रकार के माने जाते हैं, इसलिए दोनों टॉपिक को हमने एक ही जगह रखा है। आपसे समदाबी पूछे तो कहिए कि जिनके बाह्य दाब समान होते हैं वे, और जिनका जो है आंतरिक दाब समान होता है वे सब समपराशरी और समदाबी विलयन कहलाते हैं। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक पे हम ले चलते हैं जिसका नाम है अतिपराशरी विलयन यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। देखिए ये आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसे आपको जो है पढ़ना है। तो अतिपराशरी विलयन में हम आपसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डिफिनेशन अगर हम आपको बताएं तो समान ताप पर दो विलयनों में जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है, समान ताप पर दो विलयनों में जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है उसे हम अतिपराशरी विलयन। आप वीडियो को पॉज कर करके जो है अपनी डिफिनेशन नोट करते जाइएगा नोटबुक में, और इसके बारे में समझने की कोशिश करिएगा कि हाइपरटोनिक होता क्या है, जिसमें समान ताप हो यानी टेम्परेचर स्थिर रखा जाए और दोनों विलयनों में जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है उसी को हम क्या कहते हैं, अतिपराशरी विलयन कहते हैं। अल्पपराशरी विलयन की बात करें, जिस विलयन का परासरण दाब कम हो, जिस विलयन का परासरण दाब कम होता है उसे हम अल्पपराशरी विलयन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आइसोटोनिक और आइसोटॉपिक और ये आइसोपैस्टिक दोनों सोल्यूशन सेम टाइप्स के हैं, तो इसके बारे में हम दोनों के लिए एक ही जो है एग्जाम्पल्स यहाँ पर यूज करते हैं। और मान लीजिए कि बाहर का जो परासरण दाब है, अंदर का जो परासरण दाब अभी हमने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पर बताया था, उसी तरह से समझ सकते हैं कि आइसोटॉपिक वो होता है जिसके बाहर और अंदर दोनों के परासरण दाब समान हो तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई आपको लाल रुधिर कोशिका मिल गई और उसको आपने शुद्ध जल में रख दिया। शुद्ध जल में रखने के बाद आप देखते हैं कि एक स्थिति, मान लीजिए पिच की हुई कोशिका आपने ली हुई है और इसको आपने शुद्ध जल में जब रख दिया तो कुछ देर बाद आप देखते हैं कि जो कोशिका होती है वो फूलना शुरू हो जाती है। और इसका कारण क्यों होता है, क्योंकि जो कोशिका में उपस्थित विलयन का परासरण दाब होता है वो अधिक होता है, और ये जो बाहर उपस्थित शुद्ध जल होता है यानी जो विलायक होता है उसका परासरण दाब कम होता है। और परासरण में आपने सुना है कि विलायक जो होते हैं वो विलयन की तरफ आने लगते हैं। इसी वजह से क्या होता है कि जो यहाँ पर उपस्थित जल होता है वो कोशिका के अंदर प्रवेश करता है और धीरे धीरे कोशिका जो होती है वो फूल जाती है और आपको ये बढ़ी हुई दिखाई देती है। तो इसको हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसी तरह से आप कह लीजिए कि मान लीजिए 0.1 मोलर
का जो है सांद्रता वाला आप NaCl का सल्यूशन लीजिए और उसको आप बाहर रख दीजिए। उसमें कोई मान लीजिए इसी कोशिका को, जो आपकी फूली हुई कोशिका है, इसी को आप डाल दीजिए लाल रुधिर कोशिका को। कुछ समय आप देखेंगे कि कोशिका में से जो जल होगा वो निकल करके बाहर आ जाएगा और जो कोशिका होगी वो पिचक जाएगी। अच्छा, आप लोगों ने कभी जो है ऐसा किया होगा, काफ़ी देर तक जो है पानी के अंदर अपनी उंगली को या अपने पैरों को या हाथों को आपने डाला होगा, तो देखा होगा कुछ देर बाद आपकी जो स्किन होती है वो सिकुड़ना शुरू हो जाती है। क्यों होती है? उसका कारण यही है कि जो जल होता है उसके बाहर का जो सल्यूशन, क्योंकि हमारे जल में जानते हैं कि उसमें NaCl की मात्रा मिली हुई होती है, उसका कंसंट्रेशन अधिक होता है, तो जो हमारे अंदर कोशिका में उपस्थित द्रव होता है वह निकल करके धीरे धीरे जो है उस सल्यूशन में प्रवेश करने लगता है, जिससे जो कोशिकाएं होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं और आपकी स्किन जो होती है वो पिचक जाती है। तो एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। आइसोटोनिक का मतलब जिसमें दोनों की तरफ के परासरण दाब समान हो, उसी को हम आइसोटोनिक कहते हैं। सेम उसी तरह से आपका जो है आइसोपैस्टिक भी होगा। हाइपरटोनिक में जिसमें बाहर की सांद्रता अधिक होने की वजह से कोशिका के अंदर से जल निकल करके बाहर चला जाए, यानी समान ताप पर अगर आप रखें तो 2 बिलियनों में जिस बिलियन का परासरण दाब अधिक होता है उसी को हम हाइपरटोनिक कहते हैं। अल्प पराशरी उसे कहते हैं जिस बिलियन का परासरण दाब कम हो, उसे हम अल्प पराशरी कहते हैं, यानी कि हाइपोटोनिक कहते हैं। जिसमें इसका अगर परासरण दाब अधिक होगा तो यहाँ से जला करके इसकी कोशिका को जो है सिंक कर देगा, यहाँ पर जो है पूरी तरह से कोशिका फूल जाएगी। तो इस तरह से इन तीनों की डिफिनेशन आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है परासरण दाब। इसके बाद हम जो है ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। परासरण दाब होता क्या है, या आपने परासरण पढ़ा कि शुद्ध विलायक से विलयन की तरफ होने वाले स्वतः प्रवाह या हायर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाने वाले प्रवाह को ही हम परासरण कहते हैं। और वो परासरण जो होता है उसके दाब का निर्धारण किस तरह से होता है, इसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए आप जो है यहाँ पर कुछ हमने डायग्राम्स ड्रा किए हुए हैं, जिसके माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो परासरण दाब के निर्धारण के लिए इस डायग्राम के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले देखिए, ये एक स्टैंड है जिसमें एक जो है कीप लगी हुई है और कीप के निचले सिरे पर एक बल्ब लगा हुआ है और यहाँ पर अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई है, या मेम्ब्रेन जिसको आप कहते हैं, झिल्ली लगी हुई है। इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ सल्यूशन भरा हुआ है रेड कलर का, जिसको हम शुगर सल्यूशन कहते हैं, यानी कि चीनी का घोल भरा हुआ है। और यहाँ जो पात्र है इसमें वाटर भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये स्टार्टिंग लेवल है, स्टार्ट लेवल है, जहाँ पर जो है चीनी का घोल यहाँ तक पहुँचा हुआ है। दूसरे में आप देखेंगे कि जब धीरे धीरे यानी विलायक से विलयन में प्रवेश करने लगेगा परमिएबल मेम्ब्रेन की सहायता से जल, तो इसका लेवल ऊपर की तरफ उठने लगेगा। और एक स्थिति ऐसी आएगी कि जहां पर इसके लेवल का उठना बंद हो जाएगा, यानी कि वो साम्य की अवस्था आ जाएगी, इक्विलिब्रियम स्टेट हो जाएगा। और उस इक्विलिब्रियम लेवल पर जो है उस जल का चढ़ना यानी विलायक का विलयन में प्रवेश करना रुक जाएगा, साम्य की स्थिति उत्पन्न होने की वजह से। या ऐसा कह सकते हैं कि इस स्तंभ तक पहुंचने पर उसके ऊपर से एक दाब लगाया जाएगा, जिसको हम द्रव स्थैतिक दाब कहते हैं। हाइड्रोस्टैटिक स्फीयर बोला जाता है, प्रेशर बोला जाता है, यहाँ हम नोट कर देते हैं इंग्लिश इसकी, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। यहाँ पर एक बल लगेगा जिसको हम हाइड्रोस्टैटिक स्फीयर कहते हैं, जिसको हम H से डिनोट यहाँ पर किए हुए हैं। यानी कि इस पर एक दाब लगता है, जो दाब हमको डिफाइन करता है, बताता है कि इस पर जो है इसके परासरण दाब का निर्धारण जो है वो रुक जाता है। तो हम इसकी डिफिनेशन लिख सकते हैं कि विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक करने पर परासरण के कारण उत्पन्न द्रव स्थैतिक दाब विलयन के परासरण दाब की माप है। यानी कि जितना ऊंचाई तक ये जल या विलयन चढ़ा हुआ है, ऊपर गया हुआ है, वहीं पर एक जो बल यानी जो दाब लगा रहा है, जो उसको साम्य की स्थिति में ला करके रोक रहा है, वही जो द्रव स्थैतिक दाब है वही उसकी क्या है, परासरण दाब की माप है। तो यदि हम मान लें कि विलयन H ऊंचाई तक ऊपर चढ़ा हुआ है, तो परासरण दाब P बराबर हो जाएगा द्रव स्थैतिक दाब के, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी होगी, कुछ ना कुछ घनत्व होगा, तो उस घनत्व को हम D से डिनोट करेंगे कि इतने घनत्व का, जैसे 1 मोल 2 मोल 3 मोल जितना भी आपका घनत्व
घनत्व रहेगा शुगर सॉल्यूशन का, उस घनत्व के आधार पर H ऊंचाई तक अगर जल चढ़ा हुआ है तो P बराबर हो जाएगा H इंटू डी के, जहां D क्या है, घनत्व है। तो इस तरह से हम जो है परासरण दाब का निर्धारण करते हैं। तो हम इसकी परिभाषा में आप परासरण दाब की परिभाषा आप लिख सकते हैं कि विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक करने पर परासरण के कारण उत्पन्न द्रव स्थैतिक दाब विलयन का परासरण दाब की माप है। द्रव स्थैतिक दाब यानी यहाँ पर जो दाब लग रहा है ऊंचाई तक जल को चढ़ने के बाद साम्य की स्थिति में लाने के लिए, तो उसी को हम द्रव स्थैतिक दाब कहते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक दूसरा फिगर हमने ड्रा किया हुआ है, सेकंड एग्जाम्पल। इसमें एक स्टील का पात्र है जिसको हमने दो पार्टों में बांटा हुआ है, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई हुई है यानी अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई है। एक तरफ हमने सॉल्वेंट भरा हुआ है, दूसरी तरफ हमने सॉल्यूशन भरा हुआ है। सॉल्यूशन आप कुछ भी कह सकते हैं, शुगर सॉल्यूशन कुछ भी, या चीनी का, नमक पानी का, जिसका भी घोल आप बनाना चाहें बना सकते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं कि एक केस नली लगी हुई है जिस पर जो है इस ऊंचाई तक जल चढ़ा हुआ है, फ्लूक इंडिकेटर यहाँ पर बना हुआ है। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि जो विलयन है, विलयन वाले पात्र में एक जगह पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन को हम P से डिनोट कर दे रहे हैं। अब आप देखेंगे क्योंकि परासरण का नियम ही है कि विलायक जो है विलयन में प्रवेश करेगा अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा, तो जैसे जैसे ये विलायक विलयन में परासरण के माध्यम से जो है प्रवेश करेगा, इसकी तरफ आएगा, इस पिस्टन के द्वारा हम एक दाब लगाएंगे और वही जो दाब होगा उसी को हम परासरण दाब कहेंगे। आप चाहे तो यहाँ एक मीटर गेज लगा सकते हैं, प्रेशर गेज जिसको हम बोलेंगे। उस प्रेशर गेज की सहायता से आप माप भी सकते हैं कि कितना आपने उस पर प्रेशर लगाया हुआ है। तो इस पिस्टन के द्वारा लगाया गया जो दाब होगा उसी को हम कहेंगे परासरण दाब। तो यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर एक जो है जो दाब लगाया जाएगा वो क्यों लगाया जाएगा, क्योंकि इस विलायक का जो विलयन में प्रवेश होगा उसको रोकने के लिए। तो हम दूसरी परिभाषा परासरण दाब की लिख सकते हैं कि शुद्ध विलायक के विलायक का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन में प्रवेश को रोकने के लिए आवश्यक अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है। यानी शुद्ध विलायक का विलयन में अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा प्रवेश को रोकने के लिए पिस्टन P द्वारा लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है। तो इस तरह से हम दो परिभाषाएं परासरण दाब की आपको बताएं, एक आपको द्रव स्थैतिक माध्यम से बताया, दूसरा जो है पिस्टन के माध्यम से, कि यानी कि जो दाब लगाया जाता है उस दाब के माध्यम से। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं जिसका नाम है परासरण दाब का निर्धारण, यानी कि हम कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि परासरण दाब लगता है, कितना लगता है, कितना नहीं लगता है, इस चीज़ का निर्धारण हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए 1904 में एक साइंटिस्ट थे बर्कले एंड हर्टले। बर्कले एंड हर्टले ने एक मेथड दिया था और उस मेथड से उन्होंने प्रैक्टिकली करके दिखाया था। एक उन्होंने इक्विपमेंट बनाया था जो कुछ इस प्रकार का था। इक्विपमेंट में उन्होंने बनाया था, एक स्टील का जैकेट लिया था, पूरा पात्र लिया था और उस पात्र में एक सरंध्र पोरस ट्यूब लगाई हुई थी। इस तरह का जो आप देख रहे हैं इसी को पोरस ट्यूब कहा जाता है, सरंध्र नली कहा जाता है। सरंध्र का मतलब होता है छिद्र युक्त, जिसमें छोटे छोटे होल बने हों, और उस छिद्र युक्त नली पर जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा करके उन्होंने रख दिया और उसको जो है एक सिरा स्टॉप कॉक यानी यहाँ पर एक फिसल फनल की सहायता से जोड़ दिया जिधर से आप सॉल्यूशन डालेंगे, और दूसरी तरफ एक कैपिलरी ट्यूब डाल दिया जिधर से एक तरफ कैपिलरी ट्यूब बना हुआ है जिसकी सहायता से आप यहाँ पर विलायक को इसमें प्रवेश कराएंगे और स्टॉप कॉक की सहायता से आप उसको मेजर्ड करेंगे। दूसरा जो यहाँ पर बॉक्स बना हुआ है, स्टील के बॉक्स में उन्होंने सॉल्यूशन भर दिया और सॉल्यूशन भरने के बाद ऊपरी सिरे पर एक पिस्टन लगाया और पिस्टन पर एक जो है प्रेशर गेज बांध दिया, जिससे उन्होंने ये अनुमान लगाना चाहा कि कितना जो है प्रेशर इस पर लगाया जाता है। अब उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने कैपिलरी ट्यूब की सहायता से स्टॉप कॉक की सहायता से जो है उसमें विलायक प्रवेश कराया, इसमें विलायक डाला, या आप जल समझ लीजिए। सॉल्यूशन में उन्होंने चीनी पानी का घोल बना करके डाल दिया। तो अब जैसा कि नेचर पर जो है ऑस्मोसिस का होता है कि विलायक के अणु जो होंगे वो प्रवेश करना चाहेंगे सॉल्यूशन में, तो जैसे जैसे ही वो अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा उसके अणु प्रवेश करना चाहेंगे सॉल्यूशन में,
पिस्टन के द्वारा उस पर एक दाब लगेगा, और जब दाब लगेगा तो मीटर जो यहाँ पर लगा हुआ है प्रेशर गेज, इसमें उस दाब को माप लिया जाएगा कि इस विलायक के अणुओं का विलयन में प्रवेश को रोकने के लिए कितना दाब लगाया जा रहा है। इसी को हम कहते हैं परासरण दाब। तो उन्होंने बताया कि यह एक अप्रत्यक्ष विधि है, यह एक इनडायरेक्ट मेथड है, जिसमें उन्होंने 1904 में डिस्कवर किया था और बताया था कि यदि परासरण को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब, परासरण को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब विलयन का परासरण दाब कहलाता है। और इनकी कई जो है इस प्रयोग के द्वारा उन्होंने कई विशेषताएं उत्पन्न की, कई बार चीज़ों के बारे में बताया कि जो विशेषताएं होती हैं। पहला पॉइंट तो उन्होंने ये बताया कि इसके द्वारा परासरण दाब का निर्धारण शीघ्र हो जाता है। जैसे आपने अभी कई विधियों से किया, यहाँ पर द्रवस्थैतिक माध्यम से किया, उसमें क्लियरली पता नहीं चलता है कि कितना परासरण दाब हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन इस विधि से जो है उन्होंने बताया कि परासरण दाब का निर्धारण शीघ्र हो जाता है, क्योंकि थोड़े से भी विलायक के अणु अगर इसमें प्रवेश करेंगे तो तुरंत उस पर प्रेशर लगेगा और आप निर्धारित कर लेंगे कि कितना प्रेशर उसमें लगाया गया है, जिससे विलयन पर लगाया गया दाब आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। यानी कि दाब का निर्धारण शीघ्र हो जाता है और क्लियर होता है। दूसरी विशेषता उन्होंने बताई कि इस विधि द्वारा उच्च परासरण दाब के विलयन के परासरण दाब निर्धारित किए जा सकते हैं। यानी कि जैसे किसी का भी विलयन का उच्च परासरण दाब हो और इन मेथड्स के द्वारा नहीं पता चल पा रहा हो, इसमें आसानी से उसके परासरण दाब को निर्धारित किया जाता है, क्योंकि परासरण के कारण उत्पन्न दाब का विरोध करने के लिए विलयन पर बाह्य दाब लगाया जाता है। यहाँ से जो है एक दाब लगाया जाता है जिससे उसका निर्धारण किया जा सकता है। और दूसरी चीज ये होती है कि जितना विलायक कण विलयन में प्रवेश करेगा उतना ही दाब लगाया जाएगा, जिससे इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी वो क्षतिग्रस्त नहीं होगी। तो दूसरी विशेषता ये हो गई। तीसरी विशेषता उन्होंने बताया कि इस विधि में परासरण न होने देने के कारण विलयन जो होगा उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि जब विलायक के अणु प्रवेश करेंगे तो ये जो सॉल्यूशन ज़्यादा कंसंट्रेटेड है वो लो होगा, यानी कि कंसंट्रेशन लो हो जाएगा, डाइल्यूट होता जाएगा। लेकिन जब परासरण होने की स्थिति में ये उस पर दाब लगाएगा और दाब लगने की वजह से इसके अणु इसमें प्रवेश कर ही नहीं पाएंगे, तो ये जो सॉल्यूशन होगा वो डाइल्यूट नहीं बनेगा, उसी तरह से कंसंट्रेट पड़ा रहेगा। तो ये था आज का टॉपिक, इतना हमने आपको बताया। इसे आप वीडियो को पॉज कर करके जो मेथड हैं, जैसे ये द्रव परासरण दाब निर्धारण के दो मेथड हमने पढ़ाए। पहला ये जो है द्रवस्थैतिक माध्यम से, दूसरा पिस्टन के माध्यम से। तो इसकी डिटेल को आप नोट करिएगा और परासरण दाब के निर्धारण के बारे में आप नोट करिएगा। एक बार फिर से हम बता देते हैं इसके बारे में कि ये स्टील का जैकेट है जिसमें विलयन भरा हुआ है, उसमें एक सरंध्र नली रखी गई हुई है जिसमें केस नली और जो है थिसल फनल लगा हुआ है, जिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है। थिसल फनल की सहायता से इसमें जो है विलायक भरा जाता है और इस स्टील के जैकेट में जो है विलयन भरा हुआ है। कैपिलरी ट्यूब जैसे जैसे इसके अणु इसमें प्रवेश करना चाहेंगे, केस नली का स्तर नीचे गिरता जाएगा, लेकिन इस पर जो है एक आवश्यक अतिरिक्त दाब लगेगा, जिससे प्रेशर गेज में हम माप लेंगे, जो इसके अणुओं विलायक के अणुओं को विलयन में प्रवेश होने से रोकता रहेगा। तो इस तरह से जो है परासरण दाब का निर्धारण कर लेंगे कि कितना उस पर दाब लगा हुआ है और इसकी विशेषताएं होंगी। तो इस तरह से आप इसको जो है पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।